ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था पीएच व परविलियन और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, लेकिन पीएच को हमने डीपली नहीं देखा था, लाइटली। जितना 10th के सिलेबस में जो चीज़ें थी कल मैंने वही बताई थी। आज हम पीएच को और डीपली देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कल ये चीज़ देख चुके थे कि पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाता है। ये पीएच है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ये हमने कल के वीडियो में देख लिया था। इसी तरह जैसे pH प्लस आयन होता है उसी तरह OH माइनस आयन भी होता है। तो अगर मैं POH लिखूं तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस होता है, और POH इज इक्वल टू लॉग, ये माइनस के टर्म है तो इसको 1/OH माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन मतलब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। यहाँ पे दिया हुआ है यदि x इज इक्वल टू दिया है a/b इंटू 10⁻⁻c, तब px कैसे निकालेंगे। तो px इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस था, वैसे ही px इज इक्वल टू होगा माइनस लॉग एक्स। अब x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कर दिया हमने। अब लॉग से अंदर लॉग का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस लॉग a/b। अब अगर इंटू के टर्म में है तो लॉग का रूल क्या कहता है कि वो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 10⁻⁻c। पूरी तरह लॉग को जब सॉल्व करेंगे तो ये a/b जो कि डिवाइड है उसके बीच क्या होगा, माइनस का रिलेशन, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस लॉग b, और ये जो माइनस c है वो सामने आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए ये हो जाएगा माइनस c। अब हमारा फॉर्मूला एक तो ये मिल गया। दूसरा, जब ये माइनस जो बाहर है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो log a माइनस में हो जाएगा, log b प्लस में हो जाएगा, और log c भी प्लस में हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ प्लस में log c, log b भी प्लस में है और log a माइनस में है। तो हमको px के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया, c प्लस लॉग बी माइनस लॉग ए। एग्जाम्पल दिया है यदि H प्लस 5/3 इंटू 10⁻⁻4 मोलर हो तो pH ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं शॉर्टकट बोलूँ तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। A के जगह आपका क्या हो जाएगा, A के जगह आपका 5 हो जाएगा, B के जगह क्या हो जाएगा, तो B के जगह 3 हो जाएगा, और C के जगह क्या हो जाएगा, -4। सब वैल्यू को अगर मैं रख दूँ तो ये आ जाएगा। अब log 5 का वैल्यू होता है 0.699, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, और 4 log में नहीं है इसलिए केवल 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -3.778। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, +3.778 आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ओस्टवाल का तनुता नियम। तो ओस्टवाल का तनुता नियम किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से आयनित नहीं होता है। माना कि ए बी दिया हुआ है तो ए बी किस में टूटेगा, ए प्लस में टूटेगा, बी माइनस में टूटेगा। अगर प्रारंभिक सांद्रता की बात करूँ तो सबसे पहले क्या था, सी था। जब प्रोडक्ट नहीं बना था ए प्लस बी माइनस, तब 0 था। प्रोडक्ट आयनन की मात्रा कितनी हो गई इसकी, अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, आयनन की मात्रा। ये बना ए प्लस कितना बना, सी अल्फा, बी माइनस कितना बना, सी अल्फा। तो सी का कितना अमाउंट गया, तो सी अल्फा गया, तो सी माइनस सी अल्फा। अब नेक्स्ट, अगर आयनन स्थिरांक लिखते हैं, आयनन स्थिरांक को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस बाई ए बी। अब ए प्लस का वैल्यू कितना है, सी अल्फा, बी माइनस का वैल्यू कितना है, सी अल्फा, और ए बी का वैल्यू कितना है, सी माइनस सी अल्फा। अब सी अल्फा है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा। यहाँ से सी क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा 1 माइनस अल्फा। यहाँ सी स्क्वायर था तो एक सी और नीचे का एक सी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो जब ए इज लेस देन 1, बहुत ही कम हो ए की वैल्यू, तब हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हैं। तब के इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी इधर आ जाएगा तो हो जाएगा के बाई सी। अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में के बाई सी।
अगर के नियत है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/√k। अब यहाँ पे तो के कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या, √c। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c। नेक्स्ट, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, हमारी सांद्रता होती है, वो कब जैसे जैसे हम उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसका तनुकरण करते हैं, उसमें वाटर मिलाते हैं, तो सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो 1/√v हम किसके √v नहीं रहेगा, केवल v रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने √v इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे c के जगह √c दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने √v ले लिया। तो एक और रिलेशन मुझे क्या मिल जाता है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। अब क्या मिल गया हमको, आयतन जो है किसके बराबर है, तनुता के। c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v मैंने लिखा था। ये जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा जितना वॉल्यूम कम होगा, यानी जितना कम वाटर मिला हो कहना चाहिए। तो यही तनुता है और यही आयतन है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो अल्फा किसके प्रोपोर्शनल था, v के। तो तनुता भी क्या होगा, अल्फा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं तनुता बढ़ाती हूँ तो अल्फा बढ़ रहा है, यानी कि आयनन की मात्रा बढ़ रही है। और बहुत ज़्यादा जब तनुता का हो, अनंत तनुता पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%, यानी कि इसमें आयनन या डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, 100% आयनन या डिसोसिएशन हो जाएगा। नोट, अनंत तनुता पर अल्फा का मान क्या होता है, 1 के बराबर। ये कुछ टर्म्स या कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। पीएच निर्धारण के लिए सांद्रता का मान किस में लेते हैं, हम नॉर्मलता के पदों में लेते हैं, ठीक है। ओस्टवाल्ड तनुता नियम का अनुप्रयोग। अब हमने ओस्टवाल्ड तनुता नियम देख लिया, अब उसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो उसका अनुप्रयोग क्या है, तो अलग अलग के लिए ये रिलेशन तो हमने निकाल लिया है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर हम एक क्षारकीय अम्ल के लिए देखें HA, तो हम क्या देखेंगे, आयनन स्थिरांक Ka, इसलिए क्योंकि एसिड के लिए है, अम्ल के लिए इसलिए Ka। अब ये टूटेगा तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगा, C 0 0, और सामने पर आएगा तो C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। K इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले देखे थे, H प्लस A माइनस बाई HA। तो हमारा K की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये किसके लिए, क्षारकीय अम्ल। वैसे ही अगर हम अम्लीय क्षार के लिए देखें, क्षार के लिए, तब Ka के जगह क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम है, केवल ये एक बेस हो जाएगा। BOH किस में टूट रहा है, B प्लस OH माइनस, प्रारंभिक सांद्रता C और 0 0, सामने पर C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा। अब अगर मैं Kb लिखती हूँ तो Kb मैं क्या लिखूंगी, इस समीकरण को लिखूंगी। फिर हमारे Kb का वैल्यू कितना आ गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, यानी कि दोनों चीज़ें, मतलब इधर का भी और इधर का भी, दोनों चीज़ें सेम है। केवल अंतर क्या है, अंतर ये है कि इधर क्या है, Ka है, और इधर क्या है, Kb है। बस इतना ही अंतर, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। अब यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो हम उसको कांस्टेंट लेंगे, तो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। वैसे ही Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, दोनों के लिए सेम है, केवल Kb अलग है। K क्या है, दुर्बल अम्ल का आयनन स्थिरांक, और Kb क्या है, दुर्बल क्षार का आयनन स्थिरांक। K और Kb किस पे निर्भर करता है, तो ये किस पे निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार के लिए, इसको भी देखते हैं। एक और फॉर्मूला, अगर H प्लस लिख रही हूँ मैं, तो H प्लस की सांद्रता लूंगी, OH माइनस है तो OH माइनस का। हमने थोड़ा देर पहले देखा कि H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा, ठीक है। वहाँ पे मैंने लिखा था ना, H प्लस OH माइनस, यहाँ पे C अल्फा बना था, यहाँ पे C अल्फा बना था। तो H प्लस किसके बराबर, H प्लस की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, C अल्फा ले सकती हूँ, तो मैंने ले लिया है यहाँ पे C अल्फा। अब K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर, सही है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा इज इक्वल टू, ये सी इधर आएगा तो के ए बाई सी, और स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट के ए बाई सी हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। अब इस अल्फा के वैल्यू को मैं ऊपर में रख दूंगी, तो क्या हो जाएगा, एच प्लस इज इक्वल टू सी, और अल्फा की वैल्यू है मेरी रूट के बाई रूट सी। अब एच प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये रूट सी है,
इस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट सी इंटू रूट सी लिख सकती हूँ। तो रूट सी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा मेरा, रूट के ए इंटू रूट सी, जिसको मैं एक साथ लिख सकती हूँ रूट के ए इंटू सी। दोनों साइड वैसा ही है, इधर इधर के ए था, इधर क्या है, के बी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा आया एच प्लस इज इक्वल टू रूट के ए इंटू सी, और यहाँ पे ओ एच माइनस इज इक्वल टू के बी इंटू सी। ये फॉर्मूला मिल गया। अब हम जानते हैं कि पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। अब एच प्लस की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आई है, के इंटू सी, तो इसको मैं यहाँ रख दूंगी। तो ये हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग रूट में के इंटू सी। वैसे ही इसमें भी कर दूंगी, पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी इंटू सी। अब ये रूट को अगर मैं हटाऊंगी तो ऊपर में क्या रखूंगी, 1/2 पावर में आ जाएगा। तो पावर में आ गया 1/2, यहाँ भी और यहाँ भी। अब लॉग में जो लॉग को ओपन करूंगी मैं, तो जो ऊपर पावर में है वो कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 1/2 जो पावर में था वो कहाँ गया, सामने आ गया। तो ये हो गया -1/2 लॉग के माइनस 1/2 लॉग सी। वैसे ही यहाँ पे भी -1/2 लॉग के बी माइनस 1/2 लॉग सी। दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे माइनस लॉग के इज इक्वल टू होता है पी के ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, पी के ए लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस 1/2 लॉग सी। वैसे ही इस साइड भी लिख दिया पी ओ एच इज इक्वल टू -1/2 पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी। तो ये अनदर फॉर्मूला मिल गया। अब एक साथ सारे फॉर्मूले को हम देखें तो सारा फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर वीक एसिड के लिए क्या है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वीक बेस के लिए के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आपको मेनली फॉर्मूला ही याद रखना है, लेकिन आया कहाँ से उसके लिए मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया है। एच प्लस इज इक्वल टू होता है सी अल्फा, जिसको हम रूट के इंटू सी भी लिख सकते हैं। वैसे ही ओ एच माइनस इज इक्वल टू भी सी अल्फा और रूट में के बी इंटू सी। पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, पी ओ एच माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस। फोर्थ है पी एच इज इक्वल टू 1/2 पी के ए माइनस 1/2 लॉग सी। वैसे ही इसमें पी ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1/2 पी के बी माइनस 1/2 लॉग सी। ये कुछ फॉर्मूला हो गया, मतलब अभी तक जो डिटेल में पढ़े उसको मैंने समरी में लिख दिया है एक साथ फॉर्मूले को। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ट अणुता नियम की सीमा। क्या सीमा है, तो देखते हैं इसका। ताप बढ़ने पर आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तनुता बढ़ने पर भी आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो आयनन 100% होगा, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो 100% से कम होगा। विलायक की प्रकृति, अगर विलायक का परावैद्युत स्थिरांक क्या है, बढ़ता है। परावैद्युत स्थिरांक को किससे डिनोट किया है, तो उसको म्यू से डिनोट किया है। तो अगर ये बढ़ता है तो उसका आयनन भी यानी अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे वाटर का दिया है म्यू इज इक्वल टू 81, और हैवी वाटर का दिया है म्यू इज इक्वल टू 79, बेंजीन का 2.5, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 0। तो जिसका परावैद्युतांक सबसे ज़्यादा है उसका आयनन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या है देखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में सम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा पहले से कम हो जाती है, इसे समायन प्रभाव कहते हैं। यानी कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हमने लिया है, जैसे कि CH3COH माइनस लिया है, इसमें एक प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, सम आयन वाला, मतलब जिसमें इसकी तरह ही आयन हो और वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो, मिलाने पर इसका आयनन को क्या होता है, कम। देखते हैं कैसे कम हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एसिटिक एसिड में हमने क्या मिला दिया है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट मिलाए हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रारंभ में तो ये टूटेगा, पहले किसमें टूटेगा, एसीटेट आयन और H प्लस में। वैसे ये भी टूटेगा एसीटेट आयन और Na+ में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो दोनों में एसीटेट आयन कॉमन है, ठीक है। अब एसीटेट आयन कॉमन है तो इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, और ये जो H+ आयन जो घुल रहा है वो फिर से इस एसीटेट से मिल के क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा। तो इसके जो टूटने की दर है वो क्या हो रही है, कम। क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ के फिर से प्रोडक्ट बना रहे, फिर से रिएक्टेंट बना ले रहा है। इसलिए यहाँ पे
एसीटेट का जो सांद्रता है वो तो बढ़ेगा, लेकिन H+ की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि आयनन यहाँ पे कम हो जाता है सम आयन प्रभाव के कारण। फिर है विषम आयन प्रभाव। विषम आयन प्रभाव क्या है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन में विषम आयन वाला, उसमें क्या था, सम आयन, विषम आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर दुर्बल आयनन की मात्रा पहले से और बढ़ जाती है, इसको विषम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एसिटिक एसिड दिया हुआ है जो कि एक वीक एसिड है, में स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं NaOH, और दोनों के आयन्स क्या हैं, अलग अलग है, विषम है। ये टूटेगा एसीटेट प्लस H+ में और NaOH टूटेगा Na+OH- में। तो इसमें होता ये है कि H+OH- से जुड़ के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, और आयनन इसमें आयनन की दर जो है बढ़ जाती है। देखते हैं वाटर के टर्म में कौन कौन सा पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं वाटर के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जल उदासीन होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। H+ और OH जितने अमाउंट में H+ है उतने ही अमाउंट में OH- आयन भी होते हैं, और वो कितना होता है, लगभग 10⁻⁷ मोलर। तो और H+ OH- कितना है, 10⁻⁷, तो pH कितना हो जाएगा, pH और pOH 7 हो जाएगा। 1 लीटर जल में H2O अणुओं के मोल, अगर मोल के टर्म में अगर हम देखते हैं कि 1 लीटर जल में कितने मोल H2O प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे 1000/18। 18 क्या है, H2O का आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। वाटर का कितना, 1 × 2 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो कितना हो गया, 16 1 17 18, 2 हाइड्रोजन है और परमाणु द्रव्यमान 1, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हुआ, 18। तो 1 लीटर जल में कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने मोल H2O के अणु होंगे, तो 55.5 मोल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जल में H2O अणुओं की सांद्रता। अब H2O अणुओं की सांद्रता कितनी होती है जल में, तो सांद्रता मतलब इतने मोल घुले होते हैं 1 लीटर में, तो हम कह सकते हैं इसकी सांद्रता 55.5 मोल पर लीटर। पर लीटर में कितने मोल वाटर रहते हैं, 55.5। नेक्स्ट है 1 लीटर जल में H2O अणुओं की संख्या। अब H2O अणुओं की संख्या बोलेंगे तो हम इसको एवोगैड्रो नंबर से दर्शाते हैं, तो हम कह सकते हैं 55.5 Na, यानी एवोगैड्रो नंबर। 1 लीटर जल में H+ कितना H+ रहता है, तो 10⁻⁷ H+ रहता है और 10⁻⁷ OH- रहता है, तो और कितने में, मोल पर लीटर में। 6 1 लीटर जल में H+ आयनों की संख्या। तो H+ आयन की संख्या कितनी है, तो 10⁻⁷ मोल, 10⁻⁷ एवोगैड्रो, और OH- की संख्या कितनी है, 10⁻⁷ एवोगैड्रो। जल में H2O अणुओं की संख्या, अगर जल में हम देखें तो H2O अणुओं की संख्या अनुपात H+ आयनों की संख्या, तो अणुओं की संख्या कितनी है, तो अणुओं की संख्या है 55.5 एवोगैड्रो Na, और आयनों की संख्या 10⁻⁷ Na। आयंस के फॉर्म में रहेगा 10⁻⁷ H+ और 10⁻⁷ OH-। ठीक है, अब वो संख्या बोला है इसलिए दोनों साइड क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऐड हो गया है। अणु बोला है तो मोल के टर्म में लिया है, आयन बोला है तो 10⁻⁷ लिया, और संख्या बोला है इसलिए दोनों साइड एवोगैड्रो नंबर Na ले लिया है। अब अनुपात में है तो ये तो कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, 55.5/10⁻⁷, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 55.5 × 10⁻⁷ अनुपात 1, यानी हम कह सकते हैं 55.5 × 10⁻⁷ अणुओं में से एक H+ आयन प्राप्त होता है। अगर इतने अणु, मतलब एक H+ आयन में इतने अणु हैं, कह सकते हैं। नेक्स्ट है जल के आयनन की मात्रा। तो जल के आयनन की मात्रा को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो H2O टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ OH- में। तो ओस्टवाल्ड के नियम के अनुसार H+ = क्या होता है, C∝। अब C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितने आयंस, जितने मोल पर लीटर। सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। सांद्रता अभी थोड़ा देर पहले पॉइंट में हम देखे क्या था, मोल पर लीटर। कितना मोल पर लीटर था, तो 55.5 मोल पर लीटर था। और
H प्लस क्या है, आयन, कितना आयन देखा हमको अभी, 10⁻⁷। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू सी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस बाई सी। H प्लस कितना है, 10⁻⁷, और कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कितना है, 55.5। जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁹। अगर इसी को मैं परसेंट में लूँगी तो क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁷%। नेक्स्ट है जल का आयनन स्थिरांक। तो जल का आयनन स्थिरांक ये तो वही था अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा, जल का आयनन स्थिरांक नहीं, सॉरी, जल के आयनन की मात्रा देखा है हमने। अभी देखते हैं जल के आयनन स्थिरांक। आयनन स्थिरांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा H2O। जब ये कल पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस आयन में। तो K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस बाई H2O। यहाँ पे H प्लस आयन कितना है, तो 10⁻⁷, और OH माइनस आयन कितना है, 10⁻⁷ बाई H2O। H2O कितना है, तो 55.5। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आयनन स्थिरांक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। यहाँ से ये वैल्यू निकले। नेक्स्ट जल का आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल को हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, H2O इज इक्वल टू H प्लस प्लस OH माइनस, K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस बाई H2O। ये भी कल पढ़ चुके हैं। यहाँ ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा H प्लस OH माइनस, तो KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW कितना होगा, H प्लस भी 10⁻⁷ है और OH भी 10⁻⁷ है। KW हमेशा ग्रेटर होगा K से। अब हम देखेंगे हम pH एवं pOH में संबंध। KW इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, दोनों तरफ माइनस लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग KW लॉग H प्लस लॉग OH माइनस। लॉग KW को लिख सकते हैं हम PKW, लॉग H प्लस को लिख सकते हैं PH, और लॉग OH माइनस को लिख सकते हैं माइनस लॉग OH माइनस को लिख सकते हैं POH। तो हमारा वैल्यू, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। देखो PKW इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग KW, PH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, और POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH माइनस। नेक्स्ट है जल उदासीन होता है, इसलिए हम उदासीन होता है क्यों, क्योंकि उसमें जितने अमाउंट में H प्लस होता है उतने ही अमाउंट में OH भी होता है, इसलिए PH इज इक्वल टू हम POH लिख सकते हैं। तो PH प्लस POH रहा होगा, तो POH के जगह हम PH लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PH प्लस PH, तो ये हो जाएगा 2PH। तो PH इज इक्वल टू लिखूंगी तो 2 यहाँ चला जाएगा, तो PH इज इक्वल टू PKW बाई 2 हो जाएगा। सेम ऐसे ही POH इज इक्वल टू PKW बाई 2 होगा। यानी कि हम हमें दोनों इक्वल है PH और POH, तो हम ये लिख सकते हैं PH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू PKW बाई 2। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, तो उसका PKW कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। PH प्लस POH कितना है, 14 है, इसका मतलब PH और POH कितना है, 7 ठीक है, और दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं 7। अब ताप का प्रभाव अगर हम देखें तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वाटर का आयनन है, ठीक है, H2O टूट रहा है H प्लस OH माइनस में। ताप बढ़ाने पर, अगर ये T मेरा टेम्परेचर है, ताप बढ़ाने पर अल्फा भी बढ़ रहा है, यानी कि आयनन बढ़ रहा है। आयनन बढ़ रहा है तो H प्लस OH माइनस आयन भी बढ़ रहा है, और इनके बढ़ने पर KW यानी कि स्थिरांक, आयनन स्थिरांक भी बढ़ रहा है। आयनन स्थिरांक बढ़ने पर PKW क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW कितना है मेरा, 10⁻⁻14। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के 90 डिग्री सेंटीग्रेड करती हूँ तो KW क्या हो जाता है, 10⁻⁻12, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि ये 14 है, ये -12 है, तो इंक्रीज कैसे हो रहा है, तो -14 से -12 क्या है, बढ़ा है। अब अगर मैं अलग अलग फॉर्मूले को देखूं इन दो टेम्परेचर में, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब है तो KW कितना है, 10⁻⁻14, और 90 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर वही क्या हो गया, बढ़ गया 10⁻⁻12। तो PKW इसके लिए क्या हो जाएगा, 14, और इसके लिए 12। PH इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, PKW बाई 2, यानी 14/2 इज इक्वल टू 7, और यहाँ आ जाएगा 12/2।
2 यानी 6, H प्लस इज इक्वल टू H माइनस यानी 10⁻⁻7 आयन H प्लस का है और 10⁻⁻7 आयन OH का है, यानी कि -7 मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, उदासीन होगा। 90 डिग्री पे कितना है, -6, यानी H प्लस -6 है और OH माइनस भी -6 है, यानी ये भी -6 है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी प्रकृति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या हो रहा है, pH कम हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा है हमारा, उदासीन ही है। pH प्लस POH, अब pH कितना था 7 और POH भी 7, तो दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 40 और इसमें हो जाएगा 6 था तो 12। नोट है, जल को गर्म करने पर उसकी pH घटती है, लेकिन उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि H प्लस तथा OH दोनों सांद्रताएं समान रूप से बढ़ती है। इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसको याद रखिएगा कि अगर हमने क्या किया था, अभी टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, pH की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे pH क्या हुआ, कम हुआ, लेकिन दोनों में समान आयन होने के कारण सॉल्यूशन कैसा था, उदासीन था। ठीक है, आज देखते हैं इतना ही, कल देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। थैंक यू।